हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बूमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। लेक्चर नंबर 2 ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। लेक्चर 2 का एजेंडा हमारा होगा टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, कॉमन फाइन ग्रेन्ड प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, रिप्लेस वर्सेस रिपेयर डिसीजन, सेटिंग पैटर्न सीक्वेंस या एक प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग, सेटिंग डायरेक्शन of re-engineering process, evolution versus re-engineering of a system, Jacobson and Lindstrom equation of software re-engineering, Beneduzzi repeatable paradigm, reverse engineering analysis techniques जिसमें हम देखेंगे program slicing and lexical analysis, abstract model leading to logical model leading to physical model. So let's start. हमने पिछले लेक्चर में देखा था री इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल, जिसमें हम अवेलेबल कोड से हम गए थे, कैप्चर मॉडल किया था, प्रॉब्लम डिटेक्शन की थी, पुरानी रिक्वायरमेंट्स को देखा था, न्यू रिक्वायरमेंट्स ली थी, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन करके हमने उसकी डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन को बेहतर किया था और फिर हमने रीकोड या कोड में चेंजेस करके कोड को ठीक किया था। Re-engineering activity या re-engineering process या re-engineering step is a mix of coarse-grained activities, architectural problems, fine-grained activities, design problems. Coarse-grained activities मतलब सतही किस्म की activities जिसमें आपका UI आ जाएगा, बेसिकली बटन का कलर, ये छोटी मोटी चीज़ें, प्लेसमेंट ऑफ बटन्स। आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम आपका कोर आर्किटेक्चर ऑफ जो आपका लेगेसी सिस्टम है वो आ जाएगा, पुराने सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है, फॉर एग्जांपल लेयर्ड आर्किटेक्चर से MVC में जा रहे हैं, पीयर टू पीयर में जा रहे हैं, इस किस्म की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आर्किटेक्चरल इश्यूज। फाइन ग्रेन में विद इन कोड स्पेसिफिक हो जाएंगी कि आपने कहीं कोड के अंदर आपके इश्यूज थे, कोड के वेरिएबल्स में कुछ इश्यूज थे, फंक्शन कॉलिंग में कुछ इश्यूज थे, कोड लेवल जो एक्टिविटीज होंगी वो फाइन ग्रेन में आ जाएंगी। डिज़ाइन प्रॉब्लम्स में आपके पास आ जाएगी सिस्टम डिज़ाइन का इश्यूज, जो भी होंगे आपके एग्जिस्टिंग कोड की सिस्टम डिज़ाइन के इश्यूज जो होंगे वो आपकी डिज़ाइन प्रॉब्लम्स में आ जाएंगी। So the most common fine-grained problems in object-oriented softwares: misuse of inheritance for composition. Inheritance और composition का concept मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा। जहाँ पे composition भी लगानी थी हमने वहाँ पे बिला वजह inheritance लगा दी है। हमने कोड को रीयूज किया है rather than polymorphism. Polymorphism में क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास जो है वो ओवरराइड करती है बेस क्लास के मेथड्स को विद सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन। तो आप बिला वजह की इनहेरिटेंस लगा रहे होते हैं और कोड रीयूज कर रहे होते हैं बेस क्लास वाला, अदर देन अप्लाइंग पॉलीमॉर्फिज्म। मिसिंग इनहेरिटेंस, डुप्लीकेटेड कोड। इनहेरिटेंस को यूज किए बगैर आप हर जगह डुप्लीकेटेड कोड, एक ही कोड हर जगह यूज कर रहे होते हैं, एंड केस स्टेटमेंट्स से आपका बिहेवियर सेलेक्ट हो रहा होता है rather than आपकी पॉलीमॉर्फिज्म। मिसप्लेस्ड ऑपरेशंस, unexploited cohesion, operations outside instead of inside class। cohesion and coupling का concept है यहाँ पे। cohesion within a class होती है, एक class के अंदर तमाम relatable features and functions उस class के उसी में होने चाहिए, तो misplaced होते हैं। for example किसी एक क्लास का रिलेटेड ऑपरेशन कहीं दूसरी जगह अपने क्लास में लिखा हुआ है या ग्लोबली स्कोप में डाला हुआ है, तो ये अनएक्सप्लॉइटेड कोहेजन है। वायलेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेटेड नहीं होती आपकी क्लासेस, बिला वजह की आपने एक फ्रेंड क्लास बनाई हुई होती है और वो उसको एक्सेस कर रही होती है। क्लास एब्यूज, लैक ऑफ कोहेजन, क्लासेस एज नेम स्पेसेस, सिर्फ आपने एक नाम की क्लास बनाई हुई होती है, खाली आपने उसके अंदर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन विद इन द क्लास नहीं की हुई होती। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, फाइन ग्रेन्ड कोड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स में पाई जाती हैं। कमिंग बैक, यू विल बी प्रिपेयरिंग कोड बेस फॉर री इंजीनियरिंग एक्टिविटी। आपने कोड बेस में काम करना है री इंजीनियरिंग करते हुए, और आपने उसके टेस्ट केसेस भी बनाने हैं उस सिस्टम के जो आप, या उस फंक्शनैलिटी के जो आपने एक सिस्टम में री इंजीनियर किया है। रिपेयर वर्सेस रिप्लेस डिसीजन, जब आप एक मॉड्यूल को देखते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम के जिसको आपने री इंजीनियर करना है, तो आप सोचते हैं कि यार मैं इसको रिपेयर करूं या रिप्लेस करूं। By repaired we mean, according to Tchaikovsky and Cross, repaired is basically restructuring, is the transformation from one representation form to another at the same relative abstraction level while preserving the system's external behavior। सिस्टम की किसी भी किस्म की जो रिप्रेजेंटेशन होगी, मे इट बी उसकी
कोई डायग्राम हो गई, कोई डिज़ाइन लेवल का डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई डायग्राम हो गई, किसी भी किस्म की या एक्सेल कोड हो गया, तो आप रिपेयर्ड में क्या करते हो, रीस्ट्रक्चर करते हो। बेसिकली आपकी बिजनेस लॉजिक में कोई चेंज आ रहा होता है या आपका कोई फंक्शन का कोई फॉर्मूला चेंज हो रहा होता है, तो वो आप रिपेयर्ड में रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हो, बट यू रिमेन एट द सेम एब्स्ट्रैक्शन लेवल एंड जो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है वो भी सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे पहले 10% पर, लेकिन अब आपका टैक्स हो गया 15% पर, तो ये जो आप फॉर्मूला में चेंज करेंगे ये आपका क्या आ जाएगा, रिपेयर्ड में आ जाएगा, रीस्ट्रक्चरिंग। जहाँ पे ये टैक्स कैलकुलेशन का फंक्शन होगा वहाँ पे आप उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। जबकि रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, रिप्लेसमेंट में आ जाएगी रिफैक्टरिंग बेसिकली, which is the process of changing a software system in such a way that it does not alter external behavior of the code yet improves its internal structure। ध्यान रहे कि रिपेयर्ड और रिप्लेस दोनों में एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द कोड सेम रहता है, ठीक है। तो रिफैक्टरिंग करते हुए आप कोड का इंटरनल स्ट्रक्चर बेहतर बनाते हैं। रिफैक्टरिंग की अपनी टाइप्स हैं, जिसमें मूव मेथड है, मेथड्स को मूव करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास करते हैं, एक्स्ट्रा मेथड करते हैं। तो वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर को आप बेहतर बना रहे होंगे, ऑर्गेनाइज बना रहे होंगे, वो रिप्लेस्ड के अंदर आ जाएगा और वो अचीव होता है रिफैक्टरिंग के थ्रू। जबकि रिपेयरिंग अचीव होती है रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू, जो कि कुछ ना कुछ बिजनेस लॉजिक में, बिजनेस फंक्शन में चेंज आने की वजह से आप चेंजेस करते हैं विद इन योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोड, ठीक है, बट लिविंग एट द सेम एब्स्ट्रैक्शन लेवल, डिटेल लेवल। अब पैटर्न्स, पैटर्न से यहाँ मुराद है री इंजीनियरिंग का क्या पैटर्न होगा आपका। तो री इंजीनियरिंग एज एन एक्टिविटी एक पैटर्न रिलेटेड होगी कि आपने पहले स्ट्रक्चर की तरफ जाना है, डिज़ाइन की तरफ जाना है, डॉक्यूमेंट की तरफ जाना है, फिर उसकी प्रैक्टिस की तरफ जाना है, प्रैक्टिस करना है उसको, लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन चेक करनी है। तो आप एक अपना सीक्वेंस ऑफ री इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ खुद बनाएंगे कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है और क्या एक्टिविटीज़ को लेके चलना है, आपने किस एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर काम करना है और फिर किस एब्स्ट्रैक्शन लेवल को देखना है। आहिस्ता आहिस्ता आप एब्स्ट्रैक्शन से रिफाइनमेंट की तरफ जाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में। सेटिंग डिज़ाइन, ठीक है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, फाइंड गो एंड नो गो डिसीजंस। सेटिंग डायरेक्शन, जो री इंजीनियरिंग जो आपकी प्रोजेक्ट है, जो सिस्टम है जिसको आपने री इंजीनियर करना है, री इंजीनियर करने के सबसे पहले आप गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हम कर क्यों रहे हैं। फिर उस सिस्टम में आप देखते हैं कि मुझे इस सिस्टम की या क्या कौन-कौन सी फंक्शनैलिटीज़ को छोड़ना है और कौन-कौन सी फंक्शनैलिटीज़ को, कौन-कौन से एरियाज़ को रहने देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑनलाइन एक सिस्टम है जिसमें ऑनलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन है। अब आपने एज़ अ सिस्टम उसको तो री इंजीनियर करना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो मैं बिला वजह इसको क्यों छेड़ूँ, मैं बिला वजह इसमें क्यों चेंजेस करूँ। तो मैं उसको एज़ इट इज़ रहने दूँगा, उस पेमेंट वाले सिस्टम को, पेमेंट वाले मॉड्यूल को, और मैं बाकी चीज़ों पे री इंजीनियरिंग अप्लाई करके चेंजेस करूँगा। तो ये पेमेंट वाला मेरे लिए नो गो एरिया हो जाएगा, नो गो डिसीजन होगा। अच्छा, एक पुराना सिस्टम है, आपने री इंजीनियर करना है, तो आप देखेंगे कि मैं सबसे पहले मैं इसको स्टडी करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट क्या होगा, मेरा पहला काम क्या होगा। यू आर फेसिंग अ सिस्टम दैट इज कम्प्लीटली न्यू टू यू एंड विद इन आवर्स एंड डेज यू शुड डिटरमिन, आपने उस सिस्टम को देखते हुए क्या डिटरमिन करना है, वेदर द सॉफ्टवेयर स्टिल वाइबल, क्या ये सॉफ्टवेयर इस काबिल है कि इस पे इसको री इंजीनियर किया जाए। अ प्लान ऑफ वर्क, वही आपने एक पैटर्न सेट करना है और आपने कॉस्ट एस्टिमेट करनी है कि भाई इसको री इंजीनियर करने में एस्टिमेट क्या होगी, कॉस्ट आएगी। सेटिंग डायरेक्शन पैटर्न्स, सबसे पहले आपने डायरेक्शन सेट करते हुए कुछ मैक्सिम्स, सेट ऑफ रूल्स के ऊपर एग्री करना है। या तो आप एक नेविगेटर ढूंढेंगे जो आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करेगा विद द ओल्ड कोड, पीस ऑफ कोड, ठीक है, या फिर आप कुछ लोगों को फिक्स कर लेंगे जो आपको इस पूरे री इंजीनियरिंग में हेल्प करेंगे, सोर्स ऑफ गाइडेंस होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं वेयर टू स्टार्ट, मोस्ट वैल्यूएबल फर्स्ट। जो एक पुराना सिस्टम है जो आप री इंजीनियर कर रहे हैं उसमें सबसे वैल्यूएबल पॉइंट क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इससे आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है, जो चीज़ें खराब नहीं हुई उनको बिला वजह नहीं छेड़ेंगे, ठीक है जी। तो व्हाट टू डू में फिक्स प्रॉब्लम्स नॉट सिम्टम्स। अच्छा, अमूमन जिस तरीके से आप ह्यूमन मेडिसिन में भी देखें तो खांसी होना, नज़ला होना, ये सिम्टम्स हैं किसी न किसी डिजीज़ के या किसी न किसी आपकी बीमारी के।
तो इसी तरीके से अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है या कोई बिहेवियर इंटेंडेड सॉफ्टवेयर का जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं मिल रहा है, तो उसकी कोई रूट कॉज़ होगी। तो आपने वो सिम्पटम्स नहीं देखने, आपने वो बेस रूट प्रॉब्लम्स देखनी है। और हाउ टू डू इट, कीप इट सिंपल। जितना सिंपल कर सकते हैं आप चीज़ों को सॉफ्टवेयर में, उतना सिंपल करनी चाहिए। हमें एक प्रोसेस पढ़ाया गया था डिज़ाइन डिफेक्ट्स एंड रिस्ट्रक्चरिंग के कोर्स के अंदर, कीप इट सिंपल, KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो आप अपनी रिफैक्टरिंग और रिस्ट्रक्चरिंग जितनी सिंपल री इंजीनियरिंग रखेंगे ये सब आप, उतना आपके लिए भी बेहतर है और अगले बंदे के लिए भी। तो आपने मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट आपने देखना है अपने सिस्टम के अंदर कि क्या है, ठीक है। और ये आपने एक बना लिया अपना प्लान ऑफ एक्शन बना लिया, जिसमें ये समझा रहे हैं कि आपका मेन आपका एक्शन फ्रेज क्या है कि भाई अगर कोई चीज़ ख़राब नहीं है तो मैं उसको छेड़ूंगा नहीं। इंटेंट लिख दिया आपने, सेव योर री इंजीनियरिंग एफर्ट फॉर द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम दैट विल मेक अ डिफरेंस। मैंने अपनी एफर्ट को उन चीज़ों पे फोकस रखना है जो कि काम की हैं, बिला वजह की चीज़ों पे नहीं मैंने फोकस करना। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया आपने अपनी, ठीक है। और प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट क्यों है वो आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और फ़ीज़िबल क्यों है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आपने वो लिख दिया, जिसमें आपने अपने गोल्स का भी ज़िक्र किया, ठीक है। सिमिलरली आपने सॉल्यूशन लिखा कि आप क्या-क्या सॉल्यूशंस या क्या पैटर्न फ़ॉलो करेंगे, या क्या आपका मेन जो है वो फ़ोकस होगा सॉल्यूशन का। फिर आपने ट्रेड ऑफ्स लिख दिए कि क्या या मैं सॉल्यूशन तो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन उन सॉल्यूशन का प्रोस क्या है और एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज कॉन्स क्या है, ठीक है। फिर आपने रैशनल लिखा कि देयर में फॉलो रियलिस्टिक एग्जांपल ऑफ द अप्लाइंग द पैटर्न, वी एक्सप्लेन व्हाई सॉल्यूशन मेक सेंस। रैशनल लिखा कि ये जो आपने सॉल्यूशन प्रपोज किया है, सेट किया है, ये सेंस क्यों बनाता है, इसकी क्या लॉजिकल स्टैंडिंग है। नोन यूजेस, इस किस्म के पहले की कोई एग्जांपल्स देख लेंगे, रिलेटेड पैटर्न्स लिख देंगे। और व्हाट्स नेक्स्ट, आपके नज़दीक आप पहला स्टेप और कदम क्या लेंगे। तो हम मोस्ट वैल्यूएबल फर्स्ट जो आपकी फंक्शनैलिटी होगी वहाँ से पुराने सिस्टम को आप री इंजीनियर करना शुरू करेंगे। एवोल्यूशन वर्सेस री इंजीनियरिंग। अब एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम क्या होती है, उसके अंदर आहिस्ता 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 चेंजेस जो बिजनेस और एनवायरनमेंट में आते जाते हैं, वो रिफ्लेक्ट जब आप करते हो एक ऑलरेडी रनिंग सिस्टम में, तो वो सिस्टम की एवोल्यूशन होती है, ठीक है। तो वो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हो रही होती है एक रनिंग सिस्टम की एवोल्यूशन, बिल्ड्स के अंदर, सक्सेसिव बिल्ड्स के अंदर या पैचेस के अंदर। तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जबकि री इंजीनियरिंग ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं है, इट्स अ वन टाइम एक्टिविटी, इट्स अ वन टाइम साइकिल। जिस तरह यहाँ पे बताया गया, सिंगल साइकिल ऑफ टेकिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड जनरेटिंग फ्रॉम इट अ न्यू सिस्टम। री इंजीनियरिंग के नतीजे में एक नया सिस्टम वजूद में आता है। री-इंजीनियरिंग is done to transform an existing lesser or simpler system into a new and better system। जिस तरह मैंने बताया, री-इंजीनियरिंग करके आप एक छोटे या एक सिंपल सिस्टम को एक बेहतर सिस्टम बनाते हैं। जैकबसन एंड लिंडस्ट्रॉम इक्वेशन क्या कहती है, री-इंजीनियरिंग इज इक्वल टू रिवर्स इंजीनियरिंग प्लस डेल्टा प्लस फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। एक इक्वेशन है जिसको अगर आपने समझ लिया तो री-इंजीनियरिंग आपको क्लियर हो जाएगी। जिस तरह ऑलरेडी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि री-इंजीनियरिंग के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, एक स्टेप है। डेल्टा का मतलब यहाँ पे वो ऑल्ट्रेशंस हैं जो एक पुराने सिस्टम के अंदर आप करेंगे, तब प्रपोज करेंगे, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का प्रोसेस होगा, जो कि एक टिपिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का होता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग प्लस ऑल्ट्रेशंस प्लस फॉरवर्ड इंजीनियरिंग टू इम्प्लीमेंट दोज ऑल्ट्रेशंस। तो यहाँ पर हमें यही बताया है सब कुछ कि ये प्रोसेस होता है, और रिवर्स इंजीनियरिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, नॉट अ प्रोसेस ऑफ चेंज। इसमें आप सिर्फ समझते हो, चेंजेस नहीं करते रिवर्स इंजीनियरिंग वाले फेज में। बेनेड्यूसी रिपीटेबल पैराडाइम, अगर आप एज एन आइटरेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब आपने री इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उसमें आप आइट्रेशंस कर रहे हैं कि मेरे फर्स्ट फेज ये है, इसमें मैं इस एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट में मैं और रिफाइनमेंट की तरफ जा रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेके, नेक्स्ट में और रिफाइनमेंट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें फिर आपके क्या होते हैं, आप तीन चीज़ें देखते हैं। गोल्स देखते हैं हर लेवल पर कि आपके गोल्स क्या है इस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, और मुझे इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन की नीड्स क्या होंगी और क्या चीज़ें मैं
मॉडल की अपना जो मेंटल मॉडल बनाएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग करने वाला जो अपना एक मॉडल क्रिएट करेगा समझते हुए कोड का, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए। मॉडल फेज़ में आप देख रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स देखते हैं कि मैं क्या-क्या मॉडल्स बनाऊँगा और क्या मॉडल्स मेरे होंगे, और टूल्स में आप देखते हैं वो टूल्स जो आपको इन मॉडल्स को बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होंगे, या फिर इन मॉडल्स की गोल्स में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चाहिए होंगे कि क्या अगर ये मॉडल है तो ये मॉडल किस बेस पे बना है और इसमें क्या चीज़ें देखी गई हैं। तो आप गोल्स, मॉडल्स एंड टूल्स अपने हर दफ़ा सेट करते जाते हो जब भी आप किसी एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हो ड्यूरिंग द री इंजीनियरिंग फेज ऑफ योर ड्यूरिंग द री इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है? अच्छा जी। तो ये कुछ री इंजीनियरिंग एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं कॉमन, ठीक है, जिसमें लेक्सिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक काम किया जाता है। सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिंटैक्स को स्टडी किया जाता है। कंट्रोल फ्लो एनालिसिस, आपका जो कंट्रोल फ्लो होता है सिस्टम का या कोड की एग्जीक्यूशन का, वो देखा जाता है। डेटा फ्लो एनालिसिस, डेटा स्पेसिफिक देखा जाता है कि डेटा कहाँ से क्या जा रहा है, क्या आ रहा है। प्रोग्राम स्लाइसिंग, आप प्रोग्राम को चंक्स में, स्लाइसेस में डिवाइड करके उसको स्टडी और उसके बिहेवियर को बेसिकली स्टडी करते हैं टू फैसिलिटेट रिवर्स इंजीनियरिंग। हम यहाँ पे देखेंगे लेक्सिकल एनालिसिस एंड प्रोग्राम स्लाइसिंग। तो लेक्सिकल एनालिसिस की बुनियाद बैकग्राउंड में यहाँ सेट कर रहा हूँ, जबकि एक अलग वीडियो में मैं अपनी जो नेक्स्ट कोड आएगा उसी का लेक्सिकल एनालिसिस किया हुआ आप सबके साथ शेयर करूँगा। So lexical analysis is a process of converting a sequence of characters in a source code file into a sequence of tokens processed by a compiler or interpreter, followed by syntax analysis and semantic analysis. लेक्सिकल एनालिसिस मैं उर्दू में बताता हूँ साफ ज़बान में। लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, जो भी आपका सोर्स कोड होगा आप उसको उसको वर्ड बाय वर्ड तोड़ देते हो और उसको तोड़ तोड़ के आप उसकी वर्ड्स को देखते हो कि वर्ड्स कहाँ कहाँ क्या यूज़ हुए हैं वर्ड्स, और उन वर्ड्स को समझते हो कि ये वर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल का नाम नेम है तो ये नेम का वेरिएबल आपने एक्सट्रैक्ट करा दिया, आपने इस नेम के वेरिएबल की आपको फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाती है लेक्सिकल एनालिसिस करते हुए। तो आप देखते हो अच्छा ये नेम का जो मेरा वेरिएबल है ये 5 जगह यूज़ हुआ है, और वो लाइन ऑफ कोड भी आपके पास लेक्सिकल एनालाइज़र दे रहा होता है कि कहाँ-कहाँ यूज़ हुए हैं। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो बेस्ड ऑन टोकन्स जनरेटेड फ्रॉम द कोड, और ये टोकन्स कोड के इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं। टोकन्स क्या-क्या हो सकते हैं? आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल नेम्स और वो चीज़ें जो आप खुद बनाते हैं, सेट करते हैं। सेपरेटर्स होते हैं, स्पेसेस, डैशेस। कीवर्ड्स होते हैं, कॉन्स्ट का कीवर्ड हो गया, फाइनल का कीवर्ड हो गया। ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और अदर ऑपरेटर्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स हो गए, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स जो आप बनाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए आपके, जिसमें आपके पास कोई डॉलर का साइन आ गया, एंगल ब्रैकेट्स आ गए, इस किस्म के स्पेशल कैरेक्टर्स टोकन्स बन सकते हैं। तो इनके अगेंस्ट आप बेसिकली लेक्सिकल एनालिसिस में क्या करते हैं कि इनके अगेंस्ट आप एक सिंपल टेबल बनाते हैं। उस टेबल के अंदर आपके टोकन्स होते हैं एक कॉलम के अंदर, उसके नेक्स्ट कॉलम में एक्सप्लेनेशन होती है उनकी, कि जब आप कोड रिव्यू कर रहे होते हैं तो आपने उनकी एक्सप्लेनेशन उस वक्त लिखनी होती है कि फॉर एग्जांपल नेम है, अब आप लिखेंगे कि ये किसी चीज़ का नाम है, स्ट्रिंग टाइप का है और ये इतनी जगह यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि ये नेम का वेरिएबल कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है, और नेक्स्ट कॉलम में लाइन ऑफ कोड आता है कि ये कौन-कौन सी लाइन्स में ये वेरिएबल नेम गिवन है। सो सिमिलरली ये होता है, ठीक है? तो ये 4 कॉलम्स होते हैं, टोकन्स, एक्सप्लेनेशन, फ्रीक्वेंसी एंड लाइन ऑफ कोड। ये कोड है जिसका हम लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे अभी। प्रोग्राम स्लाइसिंग क्या होती है? प्रोग्राम स्लाइसिंग अप्रोच में आप कोड के उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ से आपका कोई वैल्यू सेट हो रही हो जिससे आपका आगे का बिहेवियर उस कोड का चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ना n ग्रेटर देन 10 पे आगे कोड का बिहेवियर सेट हो रहा है कि चाहे वो सम इज इक्वल टू सम प्लस n पे जाए या सम इज इक्वल टू सम माइनस n पे जाए। तो आप इस कोड के स्लाइसेस देखते हैं, करते हैं, और वहाँ वो जगहें जहाँ पे सब्सिक्वेंट बिहेवियर कोड का चेंज हो रहा होता है उनमें आप कोड की डिफरेंट उनकी वैल्यू सेट करके उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। प्रोग्राम स्लाइसिंग 2 तरह की होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक प्रोग्राम स्लाइसिंग में क्या होता है कि आप अगर n ग्रेटर देन 10 है
तो आप इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, मतलब एक वाइड रेंज ऑफ एवरी वैल्यू ग्रेटर देन 10 डालेंगे, फिर लेस देन 10 डालेंगे। डायनामिक क्या होती है, आप बाउंड्री पे जो वैल्यूज़ होती है वो डालेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 10 है तो मैं 11 डाल लूँगा, 10 डाल लूँगा और एक 10 से कम वैल्यू डाल लूँगा, 9 डाल लूँगा। तो इस पे आप बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है। सबसे पहले आप अपने ज़हन में या रिप्रेजेंटेशन में एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाते हैं, जिसको आप फिर लॉजिकल मॉडल बनाते हैं। थोड़ा और रिफाइंड होता है ये, एब्स्ट्रैक्शन कम होती जा रही है। लॉजिकल मॉडल में आपके पास क्लास डायग्राम्स, यूज़ केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम्स भी आ जाती हैं। फिर इसको आप मज़ीद रिफाइनमेंट की तरफ जाते हैं, फिज़िकल मॉडल बनाते हैं, जो कि फिज़िकल मॉडल आपका बेसिकली रनिंग प्रोग्राम होता है या वो कोड होता है। ठीक है, तो ये आप आहिस्ता-आहिस्ता एब्स्ट्रैक्शन से रिफाइनमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। सो दैट वाज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड अब एक बार रिव्यू करते हैं कि हमने लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा री-इंजीनियरिंग इज़ अ मिक्स ऑफ कोर्स ग्रेन्ड आर्किटेक्चरल, फाइन ग्रेन्ड एंड डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। हमने कॉमन प्रॉब्लम्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर देखी फाइन ग्रेन्ड लेवल के ऊपर। हमने देखा रिपेयर्ड वर्सेस रिप्लेस का डिसीजन क्या होता है। फिर हमने पैटर्न्स देखे कि एक पैटर्न या सीक्वेंस क्या होता है, सर्टेन डायरेक्शन किस तरह सेट करते हैं, हमारे गोल्स और दो नोवो एरियाज क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमने काम किस तरह स्टार्ट करना है अपना री इंजीनियरिंग का। फिर हमने एक देखा कि हमने अपना एक डॉक्यूमेंट बना दिया जो कि हमारी री इंजीनियरिंग फेज को गाइड करेगा, एक्टिविटी को। हमने एवोल्यूशन वर्सेस री इंजीनियरिंग का डिफरेंस देखा। ठीक है, हमने जैकबसन एंड लिंडस्ट्रॉम इक्वेशन देखी, री इंजीनियरिंग इज इक्वल टू रिवर्स इंजीनियरिंग प्लस डेल्टा प्लस फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। इसमें डेल्टा क्या था और बाकी चीज़ें देखी। मैंने दूसरी रिपीटेबल पैराडाइम देखा, जिसमें हमने देखा कि हम हर एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर गोल्स, मॉडल्स और टूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी हेल्प से उस लेवल के ऊपर हम काम करते हैं। फिर हमने इंजीनियरिंग एनालिसिस टेक्निक्स देखी, जिसमें हमने लेक्सिकल एनालिसिस को समझा। हमने देखा कि ये लेक्सीन्स भी कहलाते हैं, टोकन्स, और आप लेक्सीन्स बना के अपने सोर्स कोड को समझते हो। हमने देखा प्रोग्राम स्लाइसिंग क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट और डायनामिक प्रोग्राम स्लाइसिंग देखी। फिर हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, लॉजिकल मॉडल और आहिस्ता आहिस्ता ये रिफाइन होते चले जाते हैं टुवर्ड्स फिजिकल मॉडल। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर लेक्चर में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई बात क्लियर ना हो या कहीं पॉइंट पे एलैबोरेशन चाहते हो, तो प्लीज़ मेंशन दिस इन कमेंट्स। एंड चैनल को, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें विद योर फेलोज एंड पीयर्स। एंड लेट मी नो अगर कोई इम्प्रूवमेंट कहीं लानी है वीडियोस में या कंटेंट के अंदर। सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।